स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 8 है और इससे रिलेटेड बाकी सारे पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक है जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक, जिसमें कि हम बात करेंगे किस चीज को लेकर। आपको पता है कि पहले हमने देखा था जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं या फिर नहीं है। ये चीज कैसे चेक की जाए, क्या उनमें कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है या फिर सबको इक्वली मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये चीजें चेक करने का क्या तरीका है। तो इसी वजह से क्या है, कुछ एक तरीके हमने देखे कि सबसे बड़ा तरीका तो क्या है कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा रहा है ना, वो चीज देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट कौन कर रहा है। दैट मींस इंडिया में कहूं तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको कि अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो बॉडी कौन सी है और वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है सारे फैसले लेने के लिए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी से पता लग जाता है काफी हद तक तो कि इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर है या फिर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन के पास जितनी पावर्स है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, सारी चीजों को चेक करते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन ये कह सकते हो कि डेट से लेकर रिजल्ट तक वो सारी चीजों पर उनकी नजर होती है। अगर कोई फॉल्टी पाया जाता है तो इलेक्शन कैंसिल भी हो सकते हैं, रीपोल करवाए जा सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये सारी चीजें हम देख चुके कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन के पास काफी ज्यादा पावर्स उसको दी गई है कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। और इसी के साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है कि पार्टिसिपेशन कैसा है लोगों का, कि कितना ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस चीज को देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का बिलीफ सिस्टम कितना है इलेक्शन को लेकर, और उसी से पता लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है या फिर सही तरीके से चीजें हो रही हैं या फिर नहीं। तो हमारे इंडिया में अगर हम कहें तो इंडिया में पिछले कई सालों में, अगर मैं 50 सालों की बात करूं, तो हमें इलेक्शन का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा उछाल देखने का, बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला है, बट फिर भी ये कह सकते हैं कि या तो वो परसेंटेज स्टेबल है या फिर काफी हद तक कह सकते हो कि बढ़ा ही है, क्योंकि इसी के साथ लोगों ने बहुत सारी कैंपेनिंग में, रैलीज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिव मेंबर बने हैं लोग, है ना। तो इस तरीके से क्या हमें देखने को मिलता है। और इंडिया में मेनली इलेक्शन में वोट कास्ट करने वाले, डालने वाले अधिकतर लोगों में कौन से हैं, पुअर लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, या फिर वो लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है। दैट मींस कि अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं, सोशल ग्रुप्स की, तो ये कुछ सोशल ग्रुप हैं जो इंडिया में अधिकतर वोट में पार्टिसिपेट करते हैं। बट बिग एंड जो रिच लोग हैं वो उतना ज्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। कह सकते हो कि वो तो एक वोटिंग वाले दिन को एक हॉलीडे के तौर पर लेकर चलते हैं। तो अब बात आती है तीसरी चीज की, जिसके के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्शन किस तरीके के हैं। तो वो क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम्स, कि जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उनको किस तरीके से देखा जाता है और वो किस तरीके के हैं। तो अगर हम बात करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इलेक्शन का जो रिजल्ट है ना वही अपने आप में बता देता है कि इलेक्शन कितने फेयर है। तो ये एक फाइनल टेस्ट है, और कितना ज्यादा उसमें सही जो चीजें हैं वो यूज किए गए हैं, फिर जो अनफेयर ट्रीटमेंट है वो हुए। तो इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है तो अपने आप में खुद भी वो एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर हमेशा अनफेयर ट्रीटमेंट्स यूज होंगे या फिर एक कह सकते हो ट्रिक्स एंड डर्टी ट्रिक्स वगैरह यूज होंगी, मनी या मसल पावर का यूज हुआ होगा, तो ये समझ लीजिए पावरफुल लोग तो या फिर जो रूलिंग पार्टी में जो लोग हैं वो तो कभी इलेक्शन हारेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों होगा कि वो कभी उनकी जो सरकार है वो हार जाएगी या फिर कोई और पार्टी जीतेगी, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तब तो क्या है, एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं उनको हम, इलेक्शन के जो रिजल्ट आते हैं उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आप देखते हो कि रूलिंग पार्टियां भी हार जाती है और एक नई पार्टी आकर सरकार बनाती है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहां पर इंडिया में गड़बड़ी होती तो है बट उतनी ज्यादा नहीं होती, और इसी वजह से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब कुछ और चीजें भी आपके सामने मैं बता सकती हूँ कि इंडिया में किस तरीके से जो इलेक्शन के जो आउटकम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में बता देते हैं कि यहां पर इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा पिछले कई सालों में अधिकतर कई बार रूलिंग पार्टी खुद इलेक्शन हार जाती है। जैसे मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको बताऊं तो कांग्रेस पार्टी हमारे इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी क्या है, वो एज अ रूलिंग पार्टी इंडिया में रूल कर रही है। बट कांग्रेस ने तो कहते हैं कई सालों तक, अराउंड 30 साल तक रूल किया था ना। अगर हमारे इंडिया में सिर्फ मनी और मसल पावर चलती तो क्या पार्टी वो हार पाती कभी भी?
या वो हट पाती? नहीं। तो हमारे इंडिया में नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे कई बार रूलिंग पार्टियां भी इलेक्शन हार जाती हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है और ये चीज बता देती है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर चीजें होती है। बट अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में बहुत ज्यादा जो अधिकतर जो प्रतिनिधि है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो रेयरली ही होता है कि वो हारते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में तो हर साल क्या है, आधे से ज्यादा जो एमपी और एमएलएज हैं वो हार जाते हैं और वो चेंज हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो, अगर सिर्फ मनी या फिर पैसे खर्च करने से ही क्या नाम है आप ये कह सकते हो कि इलेक्शन जीते, तो ऐसा नहीं होता कि जिनके पास पैसे हैं या फिर जिनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो लोग तो कभी एक तरीके से कह सकते हो इलेक्शन हारते ही नहीं। बट इंडिया में हमें ये भी देखने को मिला है कि वो लोग भी कई बार इलेक्शन हार जाते हैं जिनका कि बैकग्राउंड काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। अगर हम एक बात करें कि इलेक्शन में क्या एक तरीके से कुछ जो आउटकम्स है उसमें हम ये एक तरीके से कह सकते हो कि जो जनता का फैसला मानकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी उस आउटकम को एक्सेप्ट करती है, सिवाय कुछ केस में हम कह सकते हैं कई बार डिस्प्यूटेड मामला माना जाता है इलेक्शंस का, तो हो सकता है कि कुछ पार्टियां एक्सेप्ट ना करें, बट ऐसा जनरली नहीं होता, ठीक है। तो फाइनली हमें कह सकते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो काफी हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। अब बात आती है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। देखो, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, तो उसकी बात देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन में कह सकते हो इंडिया में तो बेसिकली हमें कह सकते हैं जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। आपके सामने कुछ कार्टून्स वगैरह भी दिए हुए हैं कि कैसे मनी एंड मसल पावर यूज होती है, या फिर जो लीडर्स हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो इस तरीके से क्या है, कई सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। बट फिर भी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में वही पार्टी सरकार बनाती है जो पार्टी जीतती है, और जीतती कैसे है, लोगों के वोट के द्वारा। जब वो पार्टी जीत जाती है तो वही सरकार बनाती है। तो हम हद तक हमें कह सकते हैं कि इंडिया में अधिकतर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं, उसमें कोई इस तरीके की इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं होती, सिवाय कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़कर। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा होता है तो वहां पर दोबारा से रीपोल करवाए जाते हैं और दोबारा से इलेक्शन वहां पर होते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ एक जगहों पर मनी और मसल पावर और ये सब यूज, अनफेयर जो मीन्स है वो उनका भी यूज किया जाता है, बट हम सब सारी जगह पर नहीं कह सकते। देखिए, हर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो हर चीज के है ना, तो उस तरीके से तो ये चीज है। बट ओवरऑल अगर मैं बात कहूं तो जनरल इलेक्शंस में क्या है, हमें एक पॉपुलर प्रेफरेंस देखने को मिल जाता है कि लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पिछले कुछ 60 सालों की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ही इंडिया में होते हैं। बट फिर भी कुछ एक सवाल सामने आते हैं, वो क्या है एक तरीके से कि क्या लोगों के सामने रियल चॉइस है, क्या लोगों के सामने सही ऑप्शंस होते हैं, क्या लोग सही तरीके से जो कह सकते हो कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन है क्या वो खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या वो जीत पाते हैं कभी इलेक्शन, और किस तरीके से क्या है जो सही नॉलेज के बेस पर क्या चीजें की जाती है फिर नहीं। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो कुछ एक लिमिटेशन और कुछ एक चैलेंजेस है जो इंडियन इलेक्शंस में फेस करने को मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें ये देखने को मिलती है कई बार इंडिया में जब चुनाव होते हैं कि जो बड़े बड़े जो कैंडिडेट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, भले ही वो इलेक्शन हार जाते हैं, लोगों का सपोर्ट उनको नहीं मिलता, बट फिर भी क्या एक तरीके से वो एक बहुत बड़ा लेवल या फिर बहुत बड़ा प्लेस उनके पास वो हासिल करते हैं, और वो गलत तरीकों से जो छोटी पार्टियां हैं जो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर उनका असर देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं वो पार्टियां भी जीत नहीं पाती, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ना हायरार्की बहुत चलती है पॉलिटिक्स में, कि अगर कोई भी फैमिली है, उनके फैमिली से अगर कोई पॉलिटिकल लीडर खड़ा हुआ है तो अधिकतर वो अपने ही परिवार के लोगों को पार्टी में टिकट देते हैं। तो ये कह सकते हो कि कुछ फैमिलीज का डोमिनेशन हमें यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में हम सबसे ज्यादा डोमिनेशन कांग्रेस पार्टी के कंटेस्ट में देखते हैं कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के ही लोग क्या है, अधिकतर या तो प्रधानमंत्री रहे हैं या फिर क्या नाम है पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज आती है कि क्या कुछ एक लोगों को छोड़कर क्या सही चॉइस है ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास, क्या वो खुद से भी पार्टी में कह सकते हो कि एक तरीके से उनको रियल ऑप्शंस मिलते हैं फिर नहीं मिलते हैं। तीसरी चीज नेक्स्ट हमारा आता है कि जो छोटी पार्टियां हैं ना, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, छोटी पार्टियां फिर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट लड़ते हैं उनको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, उनको उतना ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता।
और नेक्स्ट आता है हमारा कि जो कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है ना, कई बार उनको भी बड़ी बड़ी पार्टियां टिकट दे देती हैं, भले ही उनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, बट उनकी मनी पावर और मसल पावर या उनके इन चीजों को देखते हुए पार्टी डर कर ही सही, बट उन क्रिमिनल जो लोग हैं उनको भी टिकट दे देती है और वो भी राजनीति में आ जाते हैं। तो ये कुछ एक चैलेंजेस है जो हमारे इंडिया में क्या है इलेक्शन के टाइम पीरियड पे फेस करने पड़ते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये चैलेंजेस सिर्फ इंडिया में ही हमें देखने को मिलते हैं, ये अधिकतर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं वहां पर इस तरीके के चैलेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी टेंशन ये क्रिएट हो जाती है कि लोगों का जो कंसर्न, मतलब एक जो बिलीव है ना बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी में, कई बार उस बिलीव सिस्टम के हिल जाने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड करने वालों को या फिर पॉलिटिकल हायरार्की देखते हुए या फिर जो मनी एंड मसल पावर वाले लोगों को अगर इन्हीं के थ्रू अगर पॉलिटिक्स चलेगी तो लोगों का डेमोक्रेसी से तो भरोसा खत्म हो जाएगा ना। तो लोग क्या है फिर एक्टिवली जो इलेक्शंस होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का इश्यू बन जाता है। और इसी चीज को देखते हुए अधिकतर नागरिकों के द्वारा, सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा काफी ज्यादा डिमांड रखी जाती है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जाए और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो क्या आप खुद भी अपने लेवल पर सोच सकते हो कि किस तरीके के जो रिफॉर्म्स हैं वो किए जा सकते हैं इंडिया के अंदर? एज अ सिटीजन आप खुद भी इस पर विचार कर सकते हो। ये हमारा इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप सो कि ये चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है या आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।